हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का हमने पूरा का पूरा चैप्टर विद स्पेशल नोट से विद ट्रिक से मैंने वो सारा का सारा समझा दिया है और आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और आज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में डिटेल पूरा आपको, और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इस चैप्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अभी आपको अच्छी तरह डिटेल समझ आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबसे पहला है कि हमने बताना है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेंशन, ठीक है, जो मैंने नोट्स में बताया था टेंशन पीरियड बिटवीन डच एंड फ्रांस, वो यहाँ पर आप क्वेश्चन में आगे देख लो। डैट एग्जिस्टेड बिटवीन डच एंड द फ्रांस स्पीकिंग पीपल ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम में रहने वाले दो ग्रुप थे जो डच और फ्रांस में, उसमें टेंशन पीरियड कौन सा था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और टेंशन पीरियड का टाइम भी बता सकते हैं। 1960 में जो टेंशन का पीरियड था वो क्या था, और हाउ वाज द कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व्ड, कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई को कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड टाइप के से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे व्हाट लेड टू द एथनिक टेंशन इन बेल्जियम। तो यहाँ पर एक वर्ड आया एथनिक का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, जैसे बोलूँ कि इंडिया की एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो मतलब क्या है इंडिया में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वाई वाज इट मोर एक्वेट इन ब्रसेल्स, कि ब्रसेल्स में ये सबसे ज़्यादा देखने को क्या क्यों मिला था। ब्रसेल्स क्या थी, बेल्जियम की कैपिटल, जैसे कि मैंने अपनी स्पेशल नोट्स में बताया था। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने सेम आंसर लिखना है। तो इसके 3 कारण थे। पहला कारण हम डिस्कस करते हैं, इसका फर्स्ट जो रीज़न था रिलीजन एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पर एक वर्ड आया है डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें। ठीक है, जैसे बोला जाता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, धर्म उनके अलग अलग है। तो रीजनल मतलब होता है क्षेत्र, कोई भी आम रीजन है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कोई भी ए रीजन है, बी रीजन है, आपस में लड़ते झगड़ते रखते हैं। ए एरिया के लोग समझ लो, बी एरिया के लोग। ठीक है, एंड कल्चरल, जैसे बोलते हैं ना आपका कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे बना कि रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इसके चक्कर में क्या होता था, वहाँ पर लड़ाई होती थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है रिलीजन एंड कल्चर डाइवर्सिटी वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एथनिक टेंशन इन बेल्जियम, कि जो बेल्जियम कंट्री की एथनिक मतलब धार्मिक से रिलेटेड जो टेंशन थी उसका एक कारण क्या था, रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब धार्मिक और रीजनल मतलब क्षेत्र और कल्चर मतलब उनके अलग अलग कल्चर में डिफरेंसेस था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बड़ी पेचीदा होती है। जैसे मैं बोलूँ इंडिया में 50% हिंदू है, 50% मुसलमान है, तो हिंदू बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग चलाओ, मुसलमान बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग चलाओ, तो ये टेंशन पीरियड ही होएगा। ठीक है, किसकी माने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की टोटल जो पॉपुलेशन है, मैंने स्पेशल नोट्स में जितनी भी करवाई ना परसेंटेज, अगर आप वो देख लेते हो तो उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और आपके सारे डाउट भी वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी, 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन। कितने रीजन थे वो सारा करवाया था, जो 59% थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे एंड स्पीक डच लैंग्वेज, वो डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, वाइल अनदर 40% लिव इन वेलोनिया रीजन, और बाकी के बचे हुए 40% जो थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और रिमेनिंग 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ये जो स्पेशल नोट्स है इसमें मैंने सारी परसेंटेज टिक से करवाई है, वो आप देख लोगे तो आपको एज इट इज़ ही याद रह जाएगा। ठीक है, इसका आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको
पता चल गया था कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ये उनकी लैंग्वेज अलग अलग थी। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़। अब इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अब इसको बात को समझो, ए के पास ज़्यादा पैसे हैं, बी के पास कम पैसे हैं। मान लो ये दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो आपस में लड़ाई होगी ना इनकी, ऑब्वियसली हो सकती है किसी न किसी कारण के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ थी, विभिन्नता थी, पैसे किसी के पास कम थे, कईयों के ज़्यादा, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़िया था उस देश में, तो लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे, इसीलिए टेंशन पीरियड बोला गया है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थ्रो इन ए मिनॉरिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मिनॉरिटी। मिनॉरिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। अब उस देश में क्या था, बेल्जियम में, फ्रांस वाले बोलने वाले, उनकी मिनॉरिटी थी, कम थी। वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। उनकी मिनॉरिटी तो थी समाज में, कमी तो थी, पर वो लोग क्या थे, रिच भी थे और पावरफुल भी थे। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो रिच और पावरफुल होते हैं उनकी संख्या कम ही होती है। आज के टाइम में भी देख लो, ठीक है, गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पुअर। दिस वाज रिप्रेजेंट बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो क्या था, डच जो स्पीक करते थे, डच स्पीक जो दूसरी लैंग्वेज स्पीक करते थे, ठीक है, जो कंट्री में कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का मतलब उनका ग्रुप था, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब समझो इस बात को, समाज में दो तरह के लोग लैंग्वेज बोलते थे, फ्रांस भी और डच भी। फ्रेंच बोलने वाले पावरफुल थे और डच बोलने वालों को क्या थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। उस समय जो सरकार थी, इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट थी और एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी थी, वो उनको मच लेटर मिलती थी, बाद में मिलती थी। पहले किसको मिलती थी, फ्रांस वालों को, बाद में किसको मिलती थी, डच वालों को। तो इन दोनों में ये टेंशन पीरियड था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं पावर शेयरिंग की। हाँ जी, पावर शेयरिंग इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या थी, टेंशन पीरियड इन बेल्जियम। कैसे, अब मान लो मेरे दो बेटे हैं, ए और बी। ए को मैं ज़्यादा पावर दे दूं, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी, बी को मैं कम प्रॉपर्टी दे दूं, तो क्या आएगा, वो आपस में लड़ेंगे। वैसे ही उनका सीन था कि पढ़ते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप, जितने भी एथनिक डिफरेंट ग्रुप थे, वर नॉट हैप्पी विद द मॉडल ऑफ पावर। अब मॉडल ऑफ पावर मतलब कि मतलब बेल्जियम हूँ मैं हूँ, ठीक है, और जो बेल्जियम में रहने वाले जो दो ग्रुप थे वो मेरे बेटे हैं। उन दोनों में भेदभाव कैसे होएगा, जब मैं उनकी जो मॉडल ऑफ पावर को बढ़िया तरीके से ना शेयर करूं, ठीक है, ए को ज़्यादा दे दूं, बी को कम दे दूं, तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। सो दे वर डिमांडिंग ए फेयर पावर शेयरिंग मॉडल। जैसे मेरे बेटे को मैं ए को ज़्यादा पैसे दे दूं, बी को कम दे दूं, तो आपस में क्या करेंगे, एक तो लड़ेंगे, और वो क्या डिमांड करेंगे कि हमें क्या दो, फेयर, मतलब अच्छा तरीके से जो फेयर है, ठीक है, पावर शेयरिंग और मॉडल। तो वो भी समाज में बेल्जियम से क्या चाहते थे कि हमें पावर का जो सही बंटवारा करे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको सभी को समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ वर द एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व इन द बेल्जियम। जो भी एथनिक प्रॉब्लम थी वो बेल्जियम में कैसे सॉल्व हुई। मेंशन एनी 4 स्टेप विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उनकी सरकार ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जिससे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और घुमा फिर आके दूसरी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा, हाउ इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन बेल्जियम। पॉलिटिकल सिस्टम जो बेल्जियम में था, इन नोटिवेट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने अलग से कैसे सोचा कि हम ऐसे भी अपने देश में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और मेन बात क्या आएगी आपको कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे, ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बेसिकली हमने क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना, उसके आंसर की तरफ ध्यान देना कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बेल्जियम में प्रॉब्लम थी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रीड की है, उनकी सरकार ने उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ठीक है।
तो पहला पॉइंट है उसका इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फॉर बोथ द ग्रुप्स। हाँ जी, जितने भी ग्रुप थे, 2 ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, 4 ग्रुप थे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, उनके लिए इक्वल मिनिस्टर लागू कर दिए, मतलब कोई भी अब लड़ेगा नहीं। ठीक है। द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स डैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रांस स्पीकिंग। हाँ जी, आ ही गया उसका आंसर। उसमें उन्होंने क्या किया, जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उन्होंने एक रूल बना दिया। क्या बना दिया कि जितने भी डच बोलने वाले और फ्रांस बोलने वाले को इक्वल मिनिस्टर दिए जाए। ठीक है। स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया दोनों के सेम होंगे ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे। ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हाँ जी, यहाँ पर एक वर्ड आया है लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक शब्द से बना है लैंग्वेज से। अब हमने पता है कि वहाँ पर एक तो डच बोलते थे लोग, एक फ्रांस बोलते थे, और उन्होंने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का भी ध्यान रखा। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे मिनिस्टर फ्रांस बोलने वाले लगा दिए, सारे के सारे मिनिस्टर डच बोलने वाले लगा दिए। तो उनमें भी उन्होंने जो इक्वल शेयर था सभी का बराबर को दिया उन्होंने, ताकि किसी के साथ किसी की लड़ाई ना हो। हाँ जी, ये फ्रांस बोलने वाले ज़्यादा मिनिस्टर बना दिए और डच बोलने वाले कम बना दिए। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी उन्होंने ध्यान रखा। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन अनटिल लेटरी। ठीक है। तो कोई भी चाहे यहाँ पर बात की है ना कम्युनिटी की, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। कोई भी सिंगल जो डिसीज़न एक नहीं लेता था। मान लो कोई भी डिसीज़न लेना है, फ्रांस वाले मिनिस्टर भी बैठते थे और डच वाले भी बैठते थे। इन दोनों का जो मेजॉरिटी होती थी, जिनमें ज़्यादा लोग वोट देते थे, हाँ जी ये रूल पास होना चाहिए, तभी रूल पास होएगा। ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब रूल पास कर दिया या फ्रांस के लिए या डच के लिए, दोनों के लिए सेम रूल, सेम मिनिस्टर बनाएंगे, मतलब फेयर में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रही। अब पहले क्या होता था, राजे महाराजाओं का राज होता था, किंग। ठीक है। वो लोग सेंटर में बैठते थे और बाकी लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता था कोई उनको सुझाव दे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा अलग तरीका अपनाया बेल्जियम गवर्नमेंट ने। उन्होंने पावर ज़्यादा किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जिस स्टेट में कोई भी बंदा रह रहा है वो स्टेट उसको ज़्यादा जानती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अंडर द प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कि प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, कि बहुत सारी पावर थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसको दे दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री, कि 2 रीज़न थे, जो फ्रांस बोलने वाले थे भी थे, डच बोलने वाले भी थे, उनको बुरा ना लगे, इसीलिए दोनों में जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको ज़्यादा पावर दी गई थी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबॉर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी काम करना था वो सबॉर्डिनेटेड, मतलब उसको परमिशन ही लेनी पड़ती थी। अब मान लो कोई बंदा ए स्टेट में रह रहा है, ठीक है, अब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। वो अपनी सरकार से भी उसका सलूशन मांगेगा और उसका सलूशन जैसे मर्जी दे सकती है उसकी सरकार, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा। ठीक है। आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ आ। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, उन्होंने क्या काम किया। थर्ड क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, जो भी अपनी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैं एक दिल्ली की बात करूं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वहां से मैं अगर खड़ा होता हूं तो मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं दिल्ली का। अगर मैं पंजाब से खड़ा होता हूं तो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ठीक है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड सेंटर लेवल, स्टेट में और सेंटर में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सभी काम इक्वल करना, चाहे वो स्टेट में करना चाहे वो सेंटर में करना, ताकि लड़ाई ना हो। ठीक है। इस सेपरेट गवर्नमेंट
हैज़ बीन सेट अप इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सभी को इक्वल तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी लोगों को प्यार से इक्वली कोई भी मैटर है सॉल्व किया जाता था बेल्जियम गवर्नमेंट की जरिए, ठीक है। दूसरी बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब पता है क्या था, मैं पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिकली चाहे उस समय की बात करें चाहे इस समय की बात करें, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इतना सभी को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरी कंट्री को चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी एक स्टेट को चलाती है। अब पता है क्या होता है, उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पावर ले ली थी, और किसको दे दी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट को। ये क्या करती थी? लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड और भी बड़े सारे इशू हैं उसको सॉल्व करती थी। जैसे आज के टाइम में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब लोकल गवर्नमेंट, इसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच में होती है। अब लोकल गवर्नमेंट आज के टाइम में किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारा पंचायती सिस्टम। अब पंचायत कहाँ पर होती है? गांव में। अब गांव में कोई लफड़ा हो गया, वो थोड़ी ना सेंटर में जाएगा, स्टेट में जाएगा, वो तो पंचायत में बैठ के सॉल्व करा लेगा, उसका तो मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई पॉइंट की। तो उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, मैंने पहले ही सारा कुछ बता दिया आपको। अब पढ़ते हैं इंग्लिश में। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अलग और स्टेट गवर्नमेंट से भी अलग, देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में कौन सी बनाई थी उन्होंने? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी है ना। अब अच्छा काम किसने किया ये हमेशा याद नहीं रहता बच्चों को। मैंने तरीका बताया था अपने स्पेशल नोट्स में कि बेल्जियम के दिमाग की बैल बजी और उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उस वहाँ पर भी लोग इलेक्ट किए जाते थे, ऐसे नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल करे, जो स्टेट गवर्नमेंट का दिल करे। अब हमारे पंजाब में पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन ही होते हैं, ऐसे तो नहीं कोई सरपंच बना देते, तो इलेक्शन होते हैं, ठीक है। चाहे वो डच स्पीकिंग वाला है, फ्रांस स्पीकिंग वाला है, जर्मन वाला है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही वहाँ का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का हेड बनेगा। स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता वो कहाँ पर रहता है, वो बस फेमस होना चाहिए और लोग उसको पसंद होने चाहिए, ठीक है, लोगों को वो पसंद होना चाहिए। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज, अब किसी की लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इशू होता था वो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। आई होप यहाँ तक आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई इज़ पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? डिज़ायरेबल मतलब ज़रूरी क्यों है? हम इतना चैप्टर पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग में ये होता है, ये करना चाहिए। अब भाई क्वेश्चन ये आता है पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? एक तो ऐसे आ सकता है, वाई इज़ अ पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरली इन डेमोक्रेसी, कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पावर शेयरिंग का होता क्या है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। अब ध्यान से एक बात समझो, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको आसान सी। मान लो हम बात करें एक इंडिया की, ये मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, मैं आपको पूरा का पूरा इस यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मैं ये पहले मेरे को साफ चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें पूरे के पूरे इंडिया की, ठीक है, अब ध्यान से समझना पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अब इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, पता है हमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कितनी स्टेट्स हैं। मान लो ये इंडिया की बात करें, ये ए स्टेट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई और एफ है एग्जांपल के लिए। अब बात करते हैं आधार कार्ड की, सभी के बने हुए हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड अगर ए में ही बनता है, ये रूल है इंडिया का, सिर्फ ए वाली जगह में ही आधार कार्ड बनते हैं, तो क्या होएगा, ए वाली जगह में ज़्यादा रश होना शुरू हो जाएगा, बी के भी जाएंगे, सी के भी जाएंगे लोग, डी के भी जाएंगे, ई के भी जाएंगे और एफ के भी जाएंगे, ठीक है। तो एक ही जगह के ऊपर बड़ा सारा इकट्ठ हो जाएगा, बड़े सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो काम प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया ताकि सभी को इक्वल पावर मिले। अब कहीं पे भी जाओ हमारे आधार कार्ड बन जाते हैं, कोई भी आधार कार्ड सेंटर है तो पावर को डिवाइड कर दिया, शेयर कर दिया। इससे क्या होता है कि काम भी आसानी से हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहता, और भी बहुत सारी बातें जो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो बेसिकली घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बेसिकली हमने पढ़ना है उसके पावर शेयरिंग क्या क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आता है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कराए थे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराए थे मैंने, प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न बताए थे। ठीक है, तो मैंने एक बार बता दिया, आप वहाँ पर ध्यान से इसको सुन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता, प्रूडेंशियल रीज़न आर द बेस ऑफ केयरफुल कैलकुलेशन। जो प्रूडेंशियल रीज़न होता है उसमें कैलकुलेशन की जाती है प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, कौन सी कैलकुलेशन, किसकी? एक तो गेन की और एक लॉस की। एक वहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना फ़ायदा हुआ और एक ये देखा जाता है कितना नुकसान हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या देखा जाता है, इन नेपाल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, नेपाल की एक मूवमेंट हुई थी डेमोक्रेसी के लिए। इवन द मायोर्स जैसे रहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख वैसी कैटेगरी एक बांटी हुई है। एंड आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन लेके आने वाला ग्रुप था। ठीक है, वाज गिवन सम शेयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि उनको क्या मिला जब फॉर्मेशन हुई गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट बनी नेपाल में तब उनको शेयर मिला, मतलब उनको थोड़ी सी पावर मिल गई, पहले नहीं थी उनके पास। द मेजर गेन फॉर वाज पीस इन नेपाल, जो ये सारा मामला हुआ जिसमें क्या हुआ, नेपाल में शांति बनी रही, ये तो था हमारा प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला रीज़न, उसका सेकंड पॉइंट है उसका, प्रूडेंशियल रीज़न हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब समाज में बड़े सारे सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अब प्रूडेंशियल रीज़न हेल्प करता है किसमें, रिड्यूस करने में, किसकी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, तो प्रूडेंशियल रीज़न लड़ाई को कम करने में सहायता करता है। एक तो ये बात है। तीसरा पॉइंट है, प्रूडेंशियल रीज़न आर द गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब प्रूडेंशियल जो रीज़न है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बना के रखता है, इस बात को समझो। अब बात करते हैं किंग की। अब राजा है, अब उसके ऊपर कोई और अटैक करेगा, कोई और राजा बन जाएगा, उसके ऊपर कोई और अटैक करेगा तो और राजा बन जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अच्छा राजा मिल रहा है, कभी बुरा राजा। पर प्रूडेंशियल रीज़न के चक्कर में क्या हो रहा है, सभी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब एक बार जो जीत गया 5 साल के लिए वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये प्रूडेंशियल रीज़न वाले पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इम्पोजिंग द विल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, ओवर द माइनॉरिटी, ठीक है, सॉरी, मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। ठीक है, अब पता है क्या होता है, समाज में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप होता है और एक माइनॉरिटी वाला ग्रुप होता है। मेजॉरिटी वाला ग्रुप वो होता है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, माइनॉरिटी वाला ग्रुप वो होता है जिनकी संख्या कम होती है। अब मान लो हमारे इंडिया में अगर हिंदू ज़्यादा है तो मुसलमान कम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना, तो हिंदू लोग क्या करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब प्रूडेंशियल रीज़न में क्या होता है, सभी को बराबरी का हक मिलता है, सभी को न्याय मिलता है। ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन्स द यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, इस बात को समझो ध्यान से। ये एक क्या है, लंबी रन के लिए अगर हमने इंडिया को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को लंबे समय में चलाना है तो उसमें क्या किया जाएगा, पावर को इक्वली डिवाइड किया जाएगा।
ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये जो प्रूडेंशियल रीज़न है और मोरल रीज़न है जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में करवाया था वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सेम नंबर मिलेंगे, चाहे इसके 3 पॉइंट लिखो चाहे इसके 4 पॉइंट लिखो, ठीक है। नंबर आपको प्रॉपरली यहाँ पर सेम मिलने वाले हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं मोरल रीज़न की। प्रूडेंशियल रीज़न में आप 3 पॉइंट तक लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वो 3 के 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगली बात आती है मोरल रीज़न की, कि मोरल रीज़न क्या होते हैं। पावर शेयरिंग इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग होती है वो डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलती है, किसी कहीं और देखने को मिलती नहीं है। ए डेमोक्रेटेड रूल इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ पावर। जो डेमोक्रेटेड रूल्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लिव विद इट्स एफर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो पावर शेयरिंग होती है मोरल रीज़न में हम ये कर रहे हैं कि जो जितना हकदार होता है उसको उतनी ही पावर शेयरिंग मिलती है, ठीक है। अब पावर शेयरिंग किस में होती है, पॉलिटिकल ऑर्डर्स में होती है, ठीक है, राजनीति में होती है। तो बेसिकली उसको उतनी ही पावर मिलती है जितनी वो डिज़र्व करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर मिलेगी। तो ये सभी बातें का ध्यान रखा जाता है मोरल रीज़न में। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, ए डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। वही बात आ गई, जो डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा ही चूज़ की जाती है। सो दे हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्नड। कि मतलब उनको ये पता होता है, गवर्न का मतलब होता है कौन उनको चलाएगा। मान लो इंडिया है, इंडिया में लोगों को पता होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उनको गवर्न करेगी, उनको चलाएगी, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा वोट देंगे। ए लेगिटिमेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया लेगिटिमेट। लेगिटिमेट का मतलब होता है रियल गवर्नमेंट। ए रियल गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ देयर ग्रुप्स, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन, यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है एक्वायर ए सेक इन द सिस्टम। कि पार्टिसिपेशन होता है और पार्टिसिपेशन जीतने के बाद उनको कोई ना कोई क्या है एक्वायर करता है, कोई ना कोई पावर डिपार्टमेंट उसको मिलता है। मान लो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम वोट देते हैं नरेंद्र मोदी को, ठीक है, तो वो एक्वायर करता है हमारे पीएम की पोजीशन को। जिसको जितनी हम वोट देंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, वो क्या होएगा, उनको उतना ही पावर मिलेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट जब बनती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन द पावर टेकन फ्रॉम सम पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बिकम मेक ए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ ज़्यादा होगी वहाँ पर लोगों को सुख आराम ज़्यादा मिलेगा। एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रीजन, ठीक है। तो ये उसका नॉर्मल रीज़न माना जाता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है जल्दी मिल जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे अलग अलग ऑर्गन है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट मिलने से बॉडी बनती है, वैसे हमारे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव,
दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, तो इनमें पावर इक्वली भी शेयर है और अनइक्वली भी शेयर है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इन ए डेमोक्रेसी पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज। सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट होगी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है, लोगों के ऊपर लागू करता है, जिसमें क्या आएंगे आईएएस ऑफिसर भी आ जाएंगे और पीएम सीएम वो सारे मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज ए जुडिशरी पार्ट। जुडिशरी पार्ट वो होता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उनको अगर कोई तोड़ता है तो उसको सज़ा सुनाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ट्रिक से अपने नोट्स में समझाया है, जिसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप मेरा वो चैप्टर देखें नोट से, उसके बाद आपको ये आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, इट्स अलो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्साइज डिफरेंट पावर। तो हमारे गवर्नमेंट के 3 जो बॉडी पार्ट्स हैं, 3 बॉडी पार्ट भी बोल सकते हो याद रखने के लिए, और ऑर्गन भी बोल सकते हो। इसमें पावर जो होती है डिवाइड होती है, जिससे गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, इसके बाद अगला है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। हाँ जी, तो बेसिकली अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, इसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से वन कैन एक्साइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, कोई भी, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, वो कोई भी अनलिमिटेड पावर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ईच ऑर्गन, आगे क्या है, ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन पावर। हर ऑर्गन की अपनी अपनी पावर है। लेजिस्लेचर की पावर है रूल बनाने की, एग्जीक्यूट की है एग्जीक्यूट करने की, और जुडिशरी की है सज़ा देने की। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का। ठीक है, और ये सारे काम है वैसे ही हमारे ऑर्गन करते हैं, वैसे ही इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो ऐसे काम करती है। इट कैन आल्सो चेक के द पावर ऑफ अदर, ये एक दूसरे की पावर को चेक भी करती रहती है। ठीक है, कहीं एग्जीक्यूटिव ने तो नहीं गड़बड़ी करी, कहीं जुडिशरी ने तो नहीं गड़बड़ी करी, कहीं पार्लियामेंट में तो नहीं गड़बड़ी करी, ये एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं। ठीक है, सो द रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन को पावर दी गई है उसमें बैलेंस बना रहता है, ताकि कोई भी अपनी पावर का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, इसको अगर ट्रिक से समझना तो आपको वो पूरा का पूरा मेरा चैप्टर देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब पावर जो होती है शेयर, वो अलग अलग टाइप से शेयर की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को अलग पावर दी जाती है। अब समझो इस बात को। अंडर दिस पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल, कि लोग सेपरेट गवर्नमेंट को सेपरेट लेवल में चुनते हैं। समझो इस बात को। अब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के उस स्टेट के लोग वोट देंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो पूरा का पूरा देश वोट्स देगा। तो बेसिकली ये क्या है, सेपरेट लेवल दिया गया है सभी को देश को संभालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए जर्नल लोकल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। अब जर्नल लोकल गवर्नमेंट क्या है, पूरी की पूरी कंट्री के लिए, एंड द लोकल गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल, सब नेशन एंड रीजनल लेवल के लिए। अब पता है क्या होता है, गवर्नमेंट 3 तरीके से बढ़ती है। एक सेंट्रल लेवल के ऊपर, मतलब पूरे के पूरे इंडिया की अगर बात करें तो पूरे के पूरे इंडिया को कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट की बात करें, मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब को संभालती है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, अब रीजनल लेवल मतलब उस, मान लो मैं गांव में रहता हूं तो गांव में कौन संभालेगा उसको, सरपंच। ठीक है, सच एट द जर्नल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्रीज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो पूरा का पूरा देश संभालती है उस गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया। अब ये देखो वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको याद रखने का तरीका मैंने नोट्स में बताया था।
कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट मानी जाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। ये पावर वीक हो रही है, ऐसे याद रख लो, वी से वीक, वी से वर्टिकुलर, ठीक है। वैसे तो डब्ल्यू से होता है, पर याद रखना है हमने क्या लेना है, ठीक है। तो दूसरा, इसका तीसरा पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हमारे ना जो पावर शेयर होती है वो अलग अलग समाज के ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। अब ऐसे तो नहीं है कि सभी ग्रुप को इक्वल पावर दी गई है, वही बात उन्होंने की है। इन ए डेमोक्रेसी में स्पेशली इन ए मल्टी एथनिक सोसाइटी। मल्टी एथनिक सोसाइटी मतलब जहाँ पर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया। Power is also shared among social group such as religious and linguistic groups। अब धार्मिक ग्रुप भी होंगे, लिंग्विस्टिक मतलब जिनकी भाषा भी अलग अलग है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट इस बेल्जियम क्या है, गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कुछ अरेंजमेंट हैं। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन। जो सोशली वीकर सेक्शन होता है, जो समाज में जो वीकर सेक्शन होता है, ठीक है, एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब पता है क्या होता है समाज में, हमें पता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। एक बहुत अमीर ग्रुप होता है, एक थोड़ा सा अमीर होता है, मिडिल क्लास होता है, और समाज में ऐसा ग्रुप भी होता है जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो उनको हमारा संविधान क्या है, ऐसे पावर शेयर की गई है अमंग डिफरेंट ऑर्गन में, पॉलिटिकल ऑर्डर्स में, कि सभी का फ़ायदा हो सके, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। अब ध्यान से बात समझना। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपको पता है बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, पावर शेयर होती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। जैसे इलेक्शन लड़ता है, बीजेपी इलेक्शन लड़ती है और आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है। अब ऐसे तो नहीं दोनों जीत जाएंगे, जो जीतेगी उसकी पावर अलग हो जाएगी, जो हारेगी वो ऑपोजिशन में आ जाएगी, ठीक है। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप वो होता है जो समाज में अगर गलत कर रही है कोई भी सरकार, तो सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है। जैसे किसान आंदोलन में क्या था, किसानों ने प्रेशर डाला था कि हमें वो रूल नहीं समझ आए थे, आप वापस लो, ठीक है। और मूवमेंट, समाज में हम मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी क्रांति लेके आ सकते हैं, हमें पूरी की पूरी पावर है, ठीक है। अब समाज में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो फेसबुक के ऊपर लाइव हो जाओ, आजकल तो नया तरीका है, ठीक है। तो व्हाट्सएप स्टेटस डालो, जिससे क्या होएगा, लोग प्रेशर डालेंगे कि इसको केस को भी सोल्व किया जाए। इन ए डेमोक्रेसी पावर इज़ आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी पावर शेयर होती है, प्रेशर ग्रुप में भी होती है, एंड मूवमेंट्स, कोई भी मूवमेंट्स लेके आ सकता है अगर वो सही है तो। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन टू चॉइस टू चूज़ देयर रूलर। अब डेमोक्रेसी में क्या बोलती है कि आपको पूरा का पूरा हक है लोगों को, आप अपने रूल जो रूलर्स को चेक कर सकते हो, बना सकते हो। दिस चॉइस इज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये चॉइस है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। मतलब लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, कोई भी धक्का नहीं है किसी के साथ। हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन देम। जो भी इलेक्शन लड़ता है, जो भी जीतता है, उसको अलग पावर मिलती है, ठीक है। और ये पावर कौन बनाता है? लोग ही सिलेक्ट करवाते हैं कौन उनको गवर्न करे, कौन उनको चलाए। सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये कंपटीशन ही है जो प्रूव करता है कि पावर एक हाथ में ना रहे। मान लो कोई सरकार बनती है तो 5 साल बाद चेंज भी हो सकती है, उसको डर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। आई होप फोर्थ क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। सॉरी वेट, अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जो हमने अब की है ना 2 तरह की पावर शेयरिंग, अब हॉरिजॉन्टल का क्या फ़ायदा है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो क्या है, ठीक है। इसके टू मेरिट्स मतलब इनके 2 फ़ायदे बताओ कि भाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट है द पावर डैट इज़ शेयर अमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इक्वली। जब पावर को इक्वली शेयर किया जाता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेजिस्लेचर की पावर
एग्जीक्यूटिव की पावर, जुडिशरी की पावर किसी के पास ज़्यादा नहीं है, सभी के पास इक्वल है। पर वर्टिकुलर में क्या है, ऊपर वाले के पास ज़्यादा, नीचे वाले के कम, ऐसे ऐसे करते कम होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग प्लेस ऑल द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, प्लेस जो है ऑल गवर्नमेंट ऑफ, जितने पार्ट है, चाहे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेम लेवल के ऊपर है। एग्जीक्यूटिव में भी एग्जीक्यूटिव भी अपने आप में पावरफुल है, लेजिस्लेचर भी अपने आप में पावरफुल है, और जुडिशरी भी अपने आप में पावरफुल है। मतलब ये फ्री है। अब जज को कोई भी फ़ोन करके नहीं बोल सकता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता कि हाँ, प्रेसिडेंट भी नहीं बोल सकता हाँ अभी मेरा बंदा आ रहा है इसको बचाओ। अगर प्रेसिडेंट ने भी खून किया होगा उसको भी क्या आएगा, सज़ा मिलेगी। तो ये इक्वल हैं सभी, ठीक है। दूसरा इसका तीसरा पॉइंट, अंडर द काइंड ऑफ पावर शेयरिंग नो ऑर्गन कैन एक्साइज अनलिमिटेड पावर। कि कोई भी ऑर्गन है, वो चाहे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो अपनी पावर को अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता। मतलब लेजिस्लेचर को अगर काम दिया गया है कि तूने रूल बनाना है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पावर मिली है कि तूने रूल इम्प्लीमेंट करना है तो वो रूल बना नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं किया कर सकता। फोर्थ पॉइंट, दिस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस। एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं कि हाँ जी कोई एग्जीक्यूटिव ने गलत काम तो नहीं किया, कोई जुडिशरी ने तो नहीं गलत काम किया, और बैलेंस बना के रखते हैं समाज में, ठीक है। दूसरा इसका अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल में क्या बोलता है, इन इंडिया थ्रू द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट है, ऑफिशियल एक्साइज पावर, ठीक है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब पता है क्या है, वो अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको मतलब यूज़ कर सकते हैं, पर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो लेजिस्लेचर का काम है क्या करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। लेजिस्लेचर का जो काम है, अगर वो लोगों को नहीं पसंद आया, मान लो कोई गलत काम हो गया, तो वो पार्लियामेंट को जवाबदेही होते हैं, ठीक है। हाँ, पार्लियामेंट पूछेगी फिर ये क्यों बनाया आपने रूल, बताओ, ठीक है, क्या कारण था रूल बनाने का। तो ये सारा सिस्टम है वो चलता है पूरे प्रॉपर वे से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। दूसरा, जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब जज क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉ मेकिंग बाय लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर द्वारा ही उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक किया जाता है। एग्जीक्यूटिव द्वारा बनते तो ज़रूर हैं, पर लॉज किसके द्वारा बनते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं मतलब कौन किसको बना रहा है, ये मतलब है बनने के बाद वो फ्री हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई टीचर के एग्ज़ाम निकलते हैं, टीचर के लिए पढ़ाई करता है, टीचर बनने के बाद वो अपने तरीके से पढ़ा सकता है। हाँ जी, अगर गलत पढ़ाया तो वो उसकी जॉब से छुट्टी भी हो सकती है। मतलब चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रहता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। आई होप ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, 6 और 7 ही रह गया आपका। 6 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हमने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बताना है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कोई भी पार्टी, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, लोगों का ग्रुप जिनको जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रूल पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। दूसरी तरह भी आ सकता है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बतानी है, कैन बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। घुमा फिरा पे पॉलिटिकल पार्टीज होएगा उस क्वेश्चन में, और प्रेशर ग्रुप होएगा, वो हमने एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसकी आंसर की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, इन ए डेमोक्रेसी पावर इज़ आल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। जो हमने ऊपर पढ़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी और प्रेशर ग्रुप में भी, और मूवमेंट्स जो भी लेके आता है उनमें पावर शेयर की जाती है। पहले क्या होता था, राजा महाराजा कोई भी प्रेशर ग्रुप को मरवा देता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन टू चॉइस टू चूज देयर ओन रूलर। वही बात घुमा फिरा के, द चॉइस इज़ प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ who contest election in the
टू विन देम। वही पॉइंट सेम यहाँ पर आया, ठीक है। इसको नहीं समझते, टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर एक हाथ में ना रहे, ठीक है। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इन द लॉन्ग रन, लंबे चलने के लिए पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होती हैं, डैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, ठीक है। अब बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, एंड सोशल ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के ग्रुप। सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, ये जो शेयरिंग है वो डायरेक्ट हो सकती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज कैन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब पता है क्या होता है, हमें पता है कांग्रेस की भी अलग आइडियोलॉजी है, सोच है, आम आदमी पार्टी की भी अलग सोच है। अब पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है समाज में कुछ पार्टीज, मान लो जीतने के लिए 10 सीट चाहिए। अब किसी भी पार्टी के पास, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, किसी के पास 10 सीट नहीं है, इसके पास 5 आई, इसके पास 5 आई, तो दोनों मिल के सरकार बनाएगी। तो इसके क्या होता है, आइडियोलॉजी सेम करनी पड़ती है उनको अपनी, ताकि वो लोगों को एक परफेक्ट सरकार दे सकें। तो इसके लिए कौन सा टर्म बना है आपका, कोलिशन गवर्नमेंट का। जब भी 2 और मोर पार्टीज join their hand and make the government of any country, that process is called coalition government। तो coalition government भी देखने को मिलता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है हमारे समाज में। अगला पॉइंट है, इन द डेमोक्रेसी वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, और मूवमेंट्स आल्सो रिमेन एक्टिव, एक्टिव होते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। मान लो बीजेपी सरकार बनी थी, ठीक है, वो उन्होंने किसानों के लिए रूल बनाए। अब किसान क्या है, प्रेशर ग्रुप बन के आगे आए, उन्होंने बोला कि हमें ये रूल नहीं चाहिए, तो लास्ट में हटवा के हटे थे वो, ठीक है। दे आल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंटल पावर उनको पूरी दी जाती है, ऐसे नहीं उनको रोका जाता है, हाँ जी आप घर पे बैठ जाओ, आप अगर बाहर आए आपको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंटायर टॉप पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ और हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी डिसीजन मेक हो गया, बन गया, उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं ये प्रेशर ग्रुप। अब मान लो डिसीजन बन गया था किसान के सभी रूल्स का, अब प्रभाव किसने डाला, किसान आंदोलन में, मतलब प्रेशर ग्रुप्स में, वो उनको पूरा का पूरा अधिकार दिया जाता है डेमोक्रेसी में। अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो क्या कर सके, उसको चेंज कर सके, ठीक है। 7th क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट हम करके इसको रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आपका हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर द प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग में क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। अब वर्टिकुलर की अगर बात करें, अंडर द वर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात आ गई यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, स्टेट हमारी अलग अलग स्टेट की, और लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत होगी, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं इनके सेकंड पॉइंट की, ठीक है। अब अंडर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेस द सेम लेवल एक्साइज डिफरेंट पावर, सेम लेवल में है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, ये मैंने पहले बता दिया। द वर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व द हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब वर्टिकुलर में क्या होता है, पावर ऊपर वाले की हाई होती है, नीचे वाले की लोअर होती है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट है, हाँ जी ख़त्म हो गया ये। लास्ट पॉइंट है इसका, अंडर दिस सच ऑर्गन चेक द अदर, एक ऑर्गन है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, बैलेंस बनाते रहते हैं। अंडर द वर्टिकुलर पावर शेयरिंग द लोअर ऑर्गन वर्क अंडर द हायर। अब लोअर वर्कन जो लोअर है, अब मान लो एक स्ट्रक्चर समझो, जो वर्टिकुलर था सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें तो है एक दूसरे को चेक करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी चलाएगा और लोकल को भी चलाएगा। स्टेट गवर्नमेंट किसको चलाएगा, लोकल गवर्नमेंट को। मतलब जो लोअर वाला होता है उसको हायर चलाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये तो था आपका फुल फ्लैश चैप्टर भी खत्म हो गया। वेरी शॉर्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, शॉर्ट भी कर दिए, आज मैंने लॉन्ग कर दिए, ठीक है। तो आपको फुल पैकेज फ्री में मिल रहा है यहाँ पर। पहले आप चैप्टर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर में। हैव ए नाइस डे।